हाँ हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट किया था ना 13.1। तो उसके अंदर बेटा हम लोगों ने क्या किया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था और उसके बेस पर आप लोगों ने वर्किंग किया। आज की क्लास है बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ध्यान से सुनिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, कुल मिलाकर के आप 13.2 आज हम लोग कवर करेंगे। 13.2 के अंदर जो वर्किंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आपके पास अगर दो इवेंट है या दो से ज़्यादा इवेंट है तो ठीक है, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे काम करता है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। सपोज करें कीजिए बेटा कि आपके पास एक बैग है। ठीक है, मानो कि एक बैग है और एक बैग में 10 रेड बॉल है और 10 आपको ब्लैक बॉल है। टोटल आपके कितना हुए 20। ठीक है, 20 बॉल्स है। ठीक है बेटा, और आपको दो बॉल निकालना है। सपोज करो कि आपको बोला गया कि दो बॉल आप निकालिए। ठीक है, वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको रिप्लेसमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको बिना रिप्लेसमेंट से दो बॉल निकालना है और दोनों बॉल आपके होने चाहिए ब्लैक कलर के होने चाहिए। सपोज करो कि क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप एक्टिविटी की तरह से समझो। पहली बात कि यहाँ पर ठीक है, वन बाई वन आपको क्या करना है, दो बॉल निकालना है। राइट, वन बाई वन आपको दो बॉल निकालना है और दोनों बॉल क्या होने चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। दोनों बॉल आपको ब्लैक होना चाहिए। राइट, ठीक है। अब देखो, रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। रिप्लेसमेंट आपको अलाउड नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, आपने पिछली यूनिट के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था आपने। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था ना बेटा। आपने क्या पढ़ा था बताइए। सपोज करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो इफ बी इज गिवन। इसका मतलब है ए इवेंट कंडीशनली बी इवेंट के साथ लिंक है, एसोसिएटेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ा। अब यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या मतलब है। ठीक है, दो इवेंट में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे काम करता है आप समझो। यहाँ पर ठीक है, अगर आप चीजों को समझोगे तो आप वन बाई वन आपको दो बॉल निकालने हैं। वन बाई वन आपको दो बॉल निकालने हैं। सपोज करो कि आपने ठीक है ए आपने डिफाइन किया फर्स्ट ब्लैक बॉल, पहला आपको ब्लैक बॉल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट बॉल आप निकाल लेते हो, निकालने के बाद सेकंड आपको ब्लैक होना चाहिए। बी आपने डिफाइन किया सेकंड ब्लैक बॉल, क्या बेटा कहिए ना, पहला ब्लैक बॉल होना चाहिए। उसके बाद आपने सेकंड बॉल को भी क्या बोला आपने, ब्लैक होना चाहिए। क्लियर है? राइट। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट इवेंट के लिए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी, ए और बी दोनों मिलकर के आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा, क्योंकि आपको तो दो बॉल निकालना है ना। ठीक है, और दोनों बॉल का नेचर आपने डिफाइन किया है बाय ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसको पढ़ेंगे आप, एंड पढ़ेंगे। इसका मतलब है पहले आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी बाई ए। अब इसके बारे में आप समझे, अब इसको अच्छी तरह से समझे, इसका क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब है पहले आप ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले, मतलब पहला बॉल आपने निकाला, पहला बॉल निकालने के बाद ही आप दूसरा बॉल आप निकालोगे ना, तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल इफ फर्स्ट बॉल वाज ब्लैक। इसी तरह पढ़ोगे और इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 20, तो इसका मतलब है 10/20। मालूम है फॉर्मूला कैसे जा रहा है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है 10, 20 टोटल है इनटू। अब देखिए रिप्लेसमेंट बेटा अलाउ नहीं है, आपको पहले बोला गया कि रिप्लेसमेंट आपको अलाउ नहीं है, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है ना, इसका मतलब है कि ध्यान दीजिएगा आप इस बैग के अंदर कितने बॉल बचे, एक बॉल निकालने के बाद 90, यहाँ पर आपका एक कम होगा तो 90, और क्या निकला था फर्स्ट ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ से आप एक निकालेंगे तो क्या बचेगा 9। सेकंड बॉल मतलब है आपका बी, सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ एज गिवन, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा 9/90, हाँ जी, आफ्टर ऑल के 9 जा 90, अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, सो 9 डिवाइडेड बाय 92 जा 38। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है बच्चे, इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के क्वेश्चंस में जब इस तरह से आप लैंग्वेज को फ्रेम करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ टू इवेंट। दो इवेंट का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। अब इसी तरह से बेटा 2 से ज्यादा, 3 इवेंट, 4 इवेंट, 5 इवेंट के भी बारे में आप बात कर सकते हो, समझे बच्चे। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक एक्सटेंशन है कंडीशनल का, आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी पढ़ा ना बेटा, उसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर आप देखो कि किस तरह से आप चीजें को डील कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अब यहीं पर बेटा अगर आपको 3 बॉल की बात की जाती, मतलब फर्स्ट बॉल ब्लैक, सेकंड भी आपको ब्लैक, थर्ड भी ब्लैक विदाउट रिप्लेसमेंट, तो डेफिनेटली आप 3 इवेंट डिफाइन करते हैं ना, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, और उसी तरह से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बात समझ में आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है, पहला बॉल ब्लैक उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरा बॉल ब्लैक इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, राइट, इनटू तीसरा बॉल ब्लैक इफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉल ड्रॉन वाज ब्लैक। इस तरह सब चीजें को आप डील करते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए और समझिए कि सपोज करो कि आपके पास से इस वर्किंग को आप करते हो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, कोई भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है, आपके पास इवेंट एसोसिएटेड है, सपोज करो कि A1 A2 A3 ... AN, ये आपको सारे इवेंट है, ये सारे इवेंट आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। आपको अच्छी तरह से मालूम है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ अगर आप इवेंट को एसोसिएट करोगे तो एज पर द डेफिनेशन जो भी इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना, क्योंकि इवेंट के अंदर जो आउटकम्स आएंगे वो आउटकम्स कहाँ से आएंगे, सैंपल स्पेस से आएंगे। क्लियर है एवरीवन। चलो अब बताओ कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अगर हम डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ... AN, ठीक है, मतलब आपका 2 इवेंट भी हो सकता है, 3 इवेंट भी हो सकता है, मैंने आपको इसी तरह से डिफाइन किया। तो आपने क्या देखा, A1, पहले आप A1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो गया इनटू, अब बताइए अगर सेकंड इवेंट A2 है, सेकंड इवेंट A2 है, A2 कब इवेंट आप करोगे, जब A1 हुआ, राइट। जैसे आपने 2 ब्लैक बॉल की बात की, पहला बॉल ब्लैक निकाला, उसके बाद दूसरा बॉल ब्लैक निकाला, इसका मतलब है आप इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, यस, इफ बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इफ फर्स्ट बॉल वाज, यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 A1, यस। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए, पहले इसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई A1 ऐसे करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए, यस, हाँ, A3 डिवाइडेड बाई A1 इंटरसेक्शन A2। इसका मतलब है कि अगर थर्ड बॉल आपको निकालना है, थर्ड बॉल, तो उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड बॉल आपको निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही थर्ड बॉल निकालेंगे। तो इस तरह से बच्चे आप एक्सटेंशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तो कैसे लिखेंगे, A1
इंटरसेक्शन A2 डॉट 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 AN-1। तो बच्चे इस तरह से आप देखो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 2 इवेंट 3 इवेंट है ना, किसी भी इवेंट को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, समझे बच्चे। जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ठीक है। मतलब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ A1 A2 A3 को आप डिफाइन करो पहले, राइट। पहले तो इवेंट को डिफाइन करोगे, इवेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब बताओ कि पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाला A1 इनटू, अब सेकंड इवेंट का मतलब A2, तो A2 इवेंट कंडीशनली A1 के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए A2 बाई A1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इफ A1 इज गिवन, मतलब A2 की प्रोबेबिलिटी निकालें अगर A1 हो चुका है, फिर इनटू A3, तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, यस इफ, बस बताइए इफ A1 एंड A2 हैव अकर्ड। इसका मतलब है कि अगर A1 और A2 इवेंट अकर्ड हो चुके हैं, है ना, उस केस में आप A3 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। तो इस तरह से बच्चे आप एक्सप्लेन जब करोगे, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, और इसके अंदर आप देखोगे कि 13.2 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को आप डील करोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा, इसको नोट करो। चले आगे चलते हैं आप। तो बच्चे इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में आपने समझा, देखा, ध्यान से देखा, ठीक है। और कैसे आपने देखा कि ये चीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है, ठीक है। उसी से आपको लिंक आपने किया इस चीज को। अब ध्यान से देखिए, सपोज करो कि आपके पास 52 कार्ड है, 50 कार्ड्स है, नॉर्मल प्लेइंग कार्ड, ठीक है। आपने उसको वेल सफल किया, और यहाँ पर आपको 2 इवेंट डिफाइन किया जा रहा है। ए इवेंट ई है, और इवेंट ई है आपको किंग। आपने इसको किंग डिफाइन कर लिया बेटा, किंग कार्ड, वन किंग कार्ड, और एक इवेंट डिफाइन कर दिया आप 1, ठीक, इसको क्वीन ले लेते हैं। ध्यान से सुनिए, वी आर गिवन 52 कार्ड्स, ठीक है। आपके पास 52 कार्ड्स है, आपने प्रॉपर शफल किया, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 इवेंट हमने डिफाइन किया। इवेंट ई का मतलब है ड्राइंग 1 किंग कार्ड, और एफ का मतलब है ड्राइंग 1 क्वीन कार्ड। चलो यहाँ पे एक ऑर्डर हम मेंशन करते हैं कि पहले हम इवेंट ई करेंगे, उसके बाद इवेंट एफ करेंगे, राइट। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, सपोज करो कि हमने इवेंट ई किया। इवेंट ई का मतलब है हमने किंग कार्ड को ड्रॉ किया, किंग कार्ड को मतलब निकाला, राइट। अच्छा, किंग कार्ड के क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपको मालूम होना चाहिए। जहाँ तक कार्ड के बारे में आपको मालूम है, 52 टोटल कार्ड्स हैं, इसके कितने ग्रुप होते हैं बताइए, 13 13 13 13, राइट। 4 ग्रुप है, 4 डिवीजन है। आपका पहला डिवीजन आप क्या बोलते हो, यस डायमंड, हाँ इसको डायमंड, उसके बाद हार्ट, उसके बाद स्पेड और क्लब। तो डायमंड और हार्ट आपको रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं ना। और इस पूरे ग्रुप के अंदर आपको मालूम है किंग कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि हर एक ग्रुप के अंदर एक आपको क्वीन होगा, उसी तरह से एक क्वीन होगा। तो इसका मतलब अगर किंग की प्रॉपर्टी की बात करोगे तो आपको मालूम है 4/52। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं बोलूँगा कि किंग कार्ड आप पहले निकालो, ठीक है। पहला इवेंट आपने ये किया, किंग कार्ड निकाला, ठीक है। अब मुझे बताओ किंग कार्ड, ठीक है, किंग कार्ड का प्रोबेबिलिटी मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि किंग कार्ड आप निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता है ना। लेकिन मैं आपको कार्ड को बोलता हूँ रिप्लेस कर दो, मतलब आप रेंडमली आपने फर्स्ट कार्ड को निकाला, ठीक है। कार्ड अगर किंग है या कार्ड किंग नहीं है, दोनों सिचुएशन में आप उसको रिप्लेस कर दो, मतलब रिप्लेसमेंट इज अलाउड। यहाँ पर रिप्लेसमेंट आपको अलाउड है, रिप्लेसमेंट इज अलाउड। कार्ड को आपको रिप्लेस करना, ध्यान से देखना आप, यहाँ पर रिप्लेसमेंट आपको अलाउड है, याद रखना, रिप्लेस किया जा रहा है कार्ड को। अब मुझे बताओ
सेकंड कार्ड क्या होना चाहिए? क्वीन होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना किंग एंड क्वीन, आपको दो कार्ड निकालने हैं, किंग एंड क्वीन, ठीक है। और आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट अलाउड है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर पहला कार्ड किंग निकला, फर्स्ट कार्ड अगर किंग अगर है, तो सेकेंड कार्ड क्वीन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी। समझे बेटा, यहाँ देखिएगा, सेकेंड कार्ड क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर पहला कार्ड किंग नहीं निकला तो सेकेंड कार्ड क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपको डिक्रीज करेगा, समझे। और ऐसे सिचुएशन को बच्चे क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ये आपका डिपेंडेंट कहलाएगा, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रिप्लेसमेंट अलाउड था। अब इसको समझें कि ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्यों है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो अगर आपको वन बाय वन आपको दो कार्ड निकालना है, वन बाय वन आपको दो कार्ड निकालना है, साइमल्टेनियस दो इवेंट आपको अकर होंगे। दो इवेंट अकर का मतलब दो इवेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि पहला कार्ड आपको फेवर नहीं किया, आप किंग कार्ड आपका नहीं निकला, तो दूसरा जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस कर जाएगा, कम हो जाएगा। और पहला अगर इवेंट अगर सक्सेसफुली होता है तो दूसरे की इवेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे। और ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। कि हम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, समझे। ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों आपको डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एफ इवेंट ये पर डिपेंड कर रहा है ना। एफ इवेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे मैंने बताया, और कम होंगे, कब कम होंगे मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप रिप्लेसमेंट अलाउड मत कीजिए, रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। पहले में था रिप्लेसमेंट अलाउड था, अब रिप्लेसमेंट अलाउड मत करो, ठीक है। मतलब कार्ड आपने निकाल करके आपने अलग रख दिया, ठीक है। लेकिन एक समय एट ए टाइम आपको दोनों इवेंट को आकर यहाँ भी होना है, दोनों इवेंट आपको साथ साथ होंगे। तो तुम बताओ कि अगर मान लो कि पहला कार्ड आपका किंग है, फर्स्ट कार्ड किंग है, ठीक है, वो आपने निकाला, अगर निकल गया तो आपने उसको बगल में रख दिया, तो दूसरा इवेंट आपको पहले इवेंट पर डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है। पहला मतलब इवेंट हुआ है नहीं हुआ, उससे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, समझे बच्चे, याद रहेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों आपको इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के आप हमेशा याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट का मतलब है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ आपके पास दो इवेंट है, ई और एफ दो इवेंट है, किसी इवेंट का होना या नहीं होना अगर दूसरे पर डिपेंड नहीं है, किसी इवेंट का होना या नहीं होना दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कि बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जो जब मैंने यहाँ पर आपको बताया, राइट। दूसरा कार्ड का इवेंट पहले कार्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर पहला कार्ड ठीक है, अब हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, उससे आपको दूसरे कार्ड का कुछ भी आपको चीजें आपको परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो याद रखना, याद रखो, इफ occurrence of one event or non-occurrence of one event doesn't depend upon occurrence or non-occurrence of another event। याद रखना, किसी इवेंट का अकर मतलब होना, किसी इवेंट का नॉन ऑकरेंस नहीं होना, अगर किसी दूसरे इवेंट के ऑकरेंस मतलब होने पर, नॉन ऑकरेंस नहीं होने पर डिपेंड नहीं करता, उस केस में बच्चे दोनों इवेंट को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। याद रहेगा? तो 13.2 के अंदर बच्चे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आपको बात करना है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर आपका जब डेफिनेशन एक चीज क्लियर है, अगर आप इस चीज को समझते हो अच्छी तरह से, तो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है ना, आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा सा जोड़ना है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ध्यान से सुनिए, देखिए कंडीशनल में हम क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज गिवन, लेकिन यहाँ पर इवेंट ई
ई इवेंट एफ पर डिपेंड नहीं है, ई आपको एफ से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ई बाई एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। यस, उसी तरह से बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। समझिए बेटा, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा वर्किंग करें। ठीक है, ये सारी वर्किंग के बाद आप देखें कि क्या निकल के आ रहा है। ध्यान से देखिए, दोनों में से सिचुएशन को देखें वन बाई वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझे बच्चे? दिस इज द सिचुएशन फॉर टू इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है बच्चे, तो दिस वी हैव टू वेरीफाई। आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे, आप 13.2 के क्वेश्चन दो या बोर्ड के क्वेश्चन बनाओगे, कहीं भी अगर ऐसी बातें हैं कि प्रूव दैट दिस टू आर इंडिपेंडेंट, तो बच्चे दिस डेफिनेशन शुड बी फुलफिल, यही डेफिनेशन आपको फुलफिल होना चाहिए। आप यही चीज यहाँ भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई, बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर हो गया? क्रॉस करें तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बोथ आर सेम थिंग ना? क्लियर बेटा? क्लियर है? तो दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो आप देखिए दोनों सेम चीज है, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, तो 13.2 के अंदर बच्चे आपका टॉपिक शुरू हो गया कि आपको दो इवेंट्स आपको डिपेंडेंट कब होते हैं। दो इवेंट अगर डिपेंडेंट है तो आप क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना? दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो सिचुएशन कैसे डील हो रहा है, अब देखें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखें, क्लियर हो गया? याद रहेगा? चलिए आगे चले। अब चले आप इसमें इंडिपेंडेंट का टॉपिक आपको चालू हो गया बच्चे, ठीक है? और इसमें आपको कुछ कंडीशंस आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो क्वेश्चंस के अंदर आपको डील करना है। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ अगर दो इवेंट आपने एसोसिएट किया और बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आपके पास मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बेटा, अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे आपका जवाब अब दीजिएगा। चलिए बच्चे, आप बताइए कि ई इवेंट, ठीक है, यूनियन एफ डैश, ई यूनियन एफ डैश, अब क्या पढ़ते हैं इसको, नीदर ई नॉर एफ, है ना? ई यूनियन एफ का डैश का मतलब नीदर ई नॉर एफ, है ना? और बच्चे इस तरह की चीजें आप सेट थ्योरी 11 क्लास में भी आप पढ़ते थे, है ना? थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ इवेंट के बारे में हम बात करते थे, वहाँ पर सेट थ्योरी में सेट की बात करते थे, ठीक है? तो ई यूनियन एफ का डैश हम लोग कैसे लिखते थे, तो इसको लिखेंगे ई डैश यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज करेगा एफ डैश। अब इसको देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सेट थ्योरी के बहुत सारे कंसेप्ट को आप यहाँ पर यूज करते हो, है ना? थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के आप यूज करोगे। यहाँ पर इवेंट बोलोगे, वहां पर हम सेट बोलते थे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है? सेट थ्योरी में बच्चे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ में इस तरह की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, जहाँ पर ई और एफ दो सेट होता है। उसी चीज को मैंने यहाँ पर इवेंट के लिए लिखा है। ध्यान से सुनिए, ई यूनियन एफ का डैश को हम इस तरह से लिखते हैं, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। क्लियर होगा मेरी बात? ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए, ध्यान से सुनिए, उस केस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश। बात यहाँ समझ में आ गया? ठीक है ना? चलिए अब देखिए क्या मतलब निकल के आएगा, ध्यान से सुनिए। और बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ई नॉर एफ, नीदर ए नॉर एफ, तो बच्चे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब लिखेंगे इस तरह से, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ई और एफ,
समझ गए, तभी तो दोनों का टोटल 1 होता है। सो 1 माइनस, चलिए मालूम है यूनियन एफ का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में बताया था, एडिशन थ्योरम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस एडिशन थ्योरम। तो बच्चे इसको आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है, ठीक है, इसको ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, अब यहाँ पर तुम देखो कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बच्चे आप इसको पहले यहाँ पर रिप्लेस करें, तो मैं इसके बाद यहाँ जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस इन ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और बच्चे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, यस एवरीवन। चलिए अब बेटा आप ब्रैकेट को खोल दें, ठीक है, 1 माइनस पी, इसको एक साथ रखें, 1 माइनस पी ई। अब देखें यहाँ पर पी एफ को आप कॉमन ले लें दोनों में, तो प्लस पी एफ कॉमन ले लें, क्या होगा 1 माइनस पी ई। तो बच्चे यस 1 माइनस पी कॉमन ले, तो यहाँ पर आप कॉमन ले बच्चे, सो ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, नहीं, सो 1 माइनस पी ई कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश नॉट ई एंड इनटू दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। क्या सीखा आपने, अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो बच्चे ई डैश मतलब नॉट ई एफ डैश नॉट एफ, ये भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर आपने क्या वेरीफाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ई डैश का मतलब नॉट ई एंड नॉट एफ, हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। बच्चे दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर ये भी आपको एक प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगा बच्चे, ठीक है, फटाफट नोट करें। चले आगे, ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज आप चलाओगे या जिस प्रॉपर्टी पर आप क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, उसके अलग अलग आप कंडीशन पढ़ रहे हो, है ना बेटा, प्रॉपर्टीज आप उसी की हम चला रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप पहले आप इसको समझो, जैसे सपोज करो कि सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या आपको मालूम है ना, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो ऑब्वियस है कि उससे जितने भी आउटकम्स आप जनरेट करोगे, ठीक है, उसका कलेक्शन आपको सैंपल स्पेस है। तो आपके पास मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपको सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब अंदर में जैसे मान लो कि हमने एक इवेंट डिफाइन किया ई, ठीक है, इवेंट ई, और दूसरा इवेंट हमने डिफाइन किया एफ इवेंट। तो बच्चे बताइए कि ए जो रीजन है ये क्या डिफाइन करेगा, बताइए, ई इंटरसेक्शन है, क्लियर है, शाबाश। अच्छा अब मुझे बताइए बच्चे, ए पोर्शंस, इस पोर्शंस में क्या डिफाइन होगा, ई बट नॉट एफ, ई बट नॉट एफ, इस पोर्शंस के अंदर बच्चे डिफाइन करोगे ई लेकिन एफ नहीं, इवेंट ई लेकिन एफ नहीं होगा, उसको हम ई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना। देख रहे हो सेट थ्योरी के अंदर बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, है ना, इसलिए 11th क्लास में बेटा सेट थ्योरी पढ़ाते समय टीचर अक्सर बोला करते हैं कि आप सेट थ्योरी को अच्छा से पढ़ें, ताकि उसके टर्म्स आप प्रोबेबिलिटी में भी देखोगे। और बच्चे बताइए यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ बट नॉट ई, ये जो पोर्शंस है, इस पोर्शंस को आप क्या बोलेंगे, एफ बट नॉट ई, तो आप लिखेंगे इसको एफ इंटरसेक्शन ई डैश। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 रीजन है, ई बट नॉट एफ, इसको बोलेंगे ई एंड एफ, और इसको बोलेंगे बेटा एफ बट नॉट ई। अब मुझे बताओ ये तीनों जो रीजन है, ये आपस में इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, बताओगे कोई, ये तीनों रीजन बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप 11th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे,
और बच्चे आपको मालूम है कि तीनों को मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों बोला, क्योंकि कोई भी दो इवेंट, जैसे आप दो रीजन ले लो, इन दोनों में देखो कोई भी कॉमन पोर्शंस नहीं है, आप इन दोनों को लोगे तो इसमें भी कोई भी कॉमन पोर्शंस नहीं है, तो बच्चे इन तीनों रीजन को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रहेगा, ठीक है, तीनों आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन है। चलिए अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस इवेंट को डिफाइन करूं, ध्यान से सुनिए, आप ई को देखें बच्चे, अगर पूरे ई को हम डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई बराबर ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ना, और बेसिकली दिस होल, ये पूरा रीजन है, इस रीजन के अंदर दो आपको रीजन है ना, दो सब रीजन है, तो दोनों का आपका यूनियन आपको ई होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप प्रॉपर्टी ले, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई, इवेंट ई का प्रॉपर्टी ले, उसी तरह से बच्चे इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ, ब्रैकेट के अंदर लिखें, ई इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में ई है, ई का प्रॉपर्टी, राइट साइड में आपने जो लिखा है उसकी प्रॉपर्टी। चलिए बच्चे, आपको मालूम है कि दो इवेंट है, दो अलग अलग इवेंट है, लेकिन दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये तो मालूम है ना। तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का पाई होगा। ये तो साफ फिगर में दिख रहा है कि दोनों में कॉमन आपका कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पाई होगा। राइट। अब दो इवेंट का जो एडिशन थ्योरम है इवेंट में, तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इवेंट मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड इवेंट, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब उसके बाद माइनस करोगे प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो दैट इज जीरो। मैं पहले बता दिया कि तीनों रीजन आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दैट इज जीरो। इसका मतलब ये चीजें आपको आ रहा है ना, क्लियर आता है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब इसको आप इधर लेकर आए, तो बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ई माइनस, इधर जाएगा तो निगेटिव होगा ना, प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसको चेंज करें तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ई माइनस। अब बताएं, जब दोनों इंडिपेंडेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ई और एफ का नेचर जब इंडिपेंडेंट है बेटा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ। प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमन ले, तो बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमन लेंगे, क्या होगा बताइए, 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ एफ। तो बच्चे, एंड दिस इज योर पी एफ डैश, है ना। सो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ डैश, क्या प्रूव हुआ, क्या आपने पढ़ा बताइए, कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अगर ई इवेंट और एफ आपस में इंडिपेंडेंट है, तो बेटा याद रखिएगा ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है ना बेटा, आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जब आए तो आप समझ लो कि हम किस प्रॉपर्टी के द्वारा क्वेश्चन को बनाएंगे। ई एंड एफ डैश, ई एंड एफ डैश मतलब ई एंड मतलब और, एफ डैश का मतलब नॉट एफ, एफ डैश का मतलब नॉट एफ, है ना। और इनका भी नेचर आपको इंडिपेंडेंट होगा, जिसके चलते ई एंड एफ डैश का प्रॉपर्टी जब निकालोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एफ डैश। क्लियर हो गया? यस। तो अब एक और देख लो, जिस तरह से आपने वर्किंग किया ई के लिए, अब यहां पर अब देखो, यहां पर हम देखो एफ, इवेंट एफ को डिफाइन करो, तो इवेंट एफ के अंदर दो सब पार्ट है, दिस इज योर एफ इंटरसेक्शन ई डैश। क्या लिखेंगे इसको, एफ इंटरसेक्शन ई डैश। इसका क्या मतलब है, एफ बट नॉट ई, एफ बट नॉट ई, एफ लेकिन ई नहीं। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद यूनियन, यू करेंगे यूनियन, दिस इज योर ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चे इस तरह से एफ इवेंट को आपने डिफाइन किया। अब आप प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है, आप प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइन करेंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ एफ, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एफ, तो इस इधर आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ, ब्रैकेट में लिखें एफ इंटरसेक्शन ई डैश यूनियन
ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और बच्चे यहाँ भी देखो फर्स्ट इवेंट सेकंड इवेंट, बीच में यू है, मतलब दो इवेंट का आपको एडिशन थ्योरम काम करेगा। दोनों इवेंट आपस में क्या है, एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं बार बार बता रहा हूं कि दो इवेंट अगर आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बच्चे, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई मेंबर उसमें कॉमन होगा नहीं। याद रहेगा ना? तो चलते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिए कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट इवेंट यूनियन सेकंड इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट मतलब एफ इंटरसेक्शन ई डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बताइए ई इंटरसेक्शन एफ। अब माइनस के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, वो क्या होगा, 0 होगा ना, उसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे आप इसको आप इधर लेके जाए, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आप इसको एक्सप्लेन करें तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस क्या लिखेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन लेंगे, क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बच्चे तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ना, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्या हुआ कंक्लूजन कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो बेटा एफ एंड ई डैश, एफ और ई डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, उसका नेचर भी इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए बेटा एफ इंटरसेक्शन ई डैश बराबर पी एफ इंटू पी ई डैश आया। समझ गए ना? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? देखो एक्चुअली क्या है कि अगर तुम सारी चीजों को ढंग से समझोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जब करोगे ना बेटा और इसका एप्लीकेशन जब करोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने डे 1 में बोला था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर लॉजिकल पार्ट अगर डिस्कस करते हो तो क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और मैं क्वेश्चन से लास्ट एंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यस, क्लियर है? नोट कर लिया आप लोग? ठीक है, एक क्वेश्चन आप देखिए और उसके बाद 13.2 के क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। सुनना, जैसे बेटा मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। ये कंसेप्ट आपका 13.2 का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है, और ऐसे बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन डाले गए हैं। सपोज करो कि वी आर गिवन 1 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास ए एंड बी दो आपको कैंडिडेट हैं और इन दोनों को बोला गया कि आप पेपर को सॉल्व करें। ध्यान से सुनिए, आप खुद सोचो बेटा कि अगर दो कैंडिडेट हैं और पेपर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है दोनों के द्वारा पेपर सॉल्व करना एक इंडिपेंडेंट नेचर है। मानते हो इस बात को? राइट, ठीक है। अब चलो सपोज करो कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन में फिगर दे रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। सपोज करो कि मैं बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मैं दे रहा हूँ, मतलब ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको फिगर में दिया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज आल्सो गिवन, मतलब पहला कैंडिडेट, पहला जो लड़का है अगर पेपर सॉल्व करेगा तो उसके चांसेस क्या है, पेपर सॉल्व करने के चांसेस क्या है, दिस इज गिवन, राइट। और दूसरा अगर लड़का, उसको अगर पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उसके द्वारा पेपर सॉल्व होगा, उसके चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज गिवन। अब तुम बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं सारा चीज लिख रहा हूँ, ध्यान दो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी तो होगा, निकाल सकते हो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मानते हो इस बात को? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश भी निकाल सकते हो, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या हो सकता है, सोचो, पूरी स्केच करो, ध्यान देना। पहला केस पी ए एंड बी, इसका क्या मतलब है बताओ, एनीबॉडी फास्ट? यस यस, अच्छा हाँ, ए एंड बी का मतलब है पेपर इज सॉल्व बाय बोथ, पेपर बेटा दोनों के द्वारा सॉल्व हो, इसके चांसेस क्या है। ठीक है, तो बच्चे आपको मालूम है कि ये सिचुएशन आपको इंडिपेंडेंट का है, तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस, दूसरा सिचुएशन ध्यान से देखें, पेपर इज सॉल्व बाय ए, ए मतलब पेपर सॉल्व करे बट नॉट बी, बी सॉल्व नहीं करेगा, राइट। तो अभी मैंने जो आपको एक्टिविटी जब एक्सप्लेन किया था तो ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं
प्रॉपर्टी ऑफ ए बट नॉट बी, ऐसे लिखोगे, राइट, लिखोगे ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ, बोलिए, बी डैश, इंडिपेंडेंट होने के चलते। तीसरा केस क्या होगा बच्चे, बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ बी बट नॉट ए, मतलब पेपर बेटा बी सॉल्व करे लेकिन ए नहीं करे, कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बी एंड ए डैश, कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटू प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश। यहाँ भी वही बात है कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बच्चे बी और ए डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, चौथा केस क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मैंने बताया था ना लोगों को, नन ऑफ देम, मतलब पेपर बेटा इन दोनों में किसी के द्वारा सॉल्व ना हो, उसके चांसेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा भी हो सकता है। और बच्चे इसको आप कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से इन चारों का कैलकुलेशन करो, चारों का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, और आपके पास आंसर है, चारों का आंसर है, आपको मालूम है कि इन चारों का टोटल अगर प्रॉपर्टी करोगे तो टोटल प्रॉपर्टी कितना आएगा, ये तो मालूम है, टोटल प्रॉपर्टी यस 1 आएगा बच्चे, एक टोटल प्रॉपर्टी आपको 1 आएगा, ये तो मालूम है ना, टोटल प्रॉपर्टी आपको 1 आएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, टोटल प्रॉपर्टी 1 होगा। अब बताओ कि अगर ये चीजें सारी वर्किंग है और मान लो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपसे ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ पेपर इज सॉल्व। अब इस लाइन को तुम देखो, पेपर इज सॉल्व एक इवेंट है, पेपर इज सॉल्व, उसकी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इसमें एटलीस्ट हिडन है, 13.2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आया है, उसमें एटलीस्ट हिडन होता है। पेपर इज सॉल्व कहने का मतलब है कि पेपर कम से कम एक बच्चे के द्वारा सॉल्व किया जाए। इसका मतलब है कि जो सिचुएशन हम बता रहे हैं और इसके द्वारा आपको 3 सिचुएशन होगा ना, या तो पेपर दोनों सॉल्व करे, पहला सिचुएशन, या तो पेपर ए सॉल्व करे लेकिन बी नहीं, और बी करे तो ए नहीं। तो बच्चे इसके आंसर में आप तीनों सिचुएशन को निकाल करके ऐड कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर बेटा आपको मालूम है कि इन चारों सिचुएशन का टोटल प्रॉपर्टी 1 होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम 1 माइनस पी नन लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, 1 माइनस पी नन होगा ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम पता करें कि व्हाट इज द चांस ऑफ नॉट सॉल्विंग द पेपर बाय एनी वन ऑफ देम, क्या चांस है कि पेपर दोनों में से कोई भी सॉल्व न कर पाए, तो मतलब इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसी को तो बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नन। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ नन हम निकाल लेते हैं तो 1 में से माइनस करने के बाद हम इसका जवाब दे देंगे। तो बच्चे याद रखें, आप ऐसे क्वेश्चन का कैलकुलेशन इसी तरह से करेंगे, 1 माइनस, और प्रॉपर्टी ऑफ नन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश। तो बच्चे इस तरह से आपने देखा इस टॉपिक को, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो कैसे होंगे, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है उससे रिलेटेड बाकी प्रॉपर्टीज क्या है आपने पढ़ा, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या रिलेशनशिप है, ये चीज आप ध्यान से देखें, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, इवेंट का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। पिछले क्लास में हमने आपको एडिशन थ्योरम की बात किया था, एडिशन थ्योरम तो आप 11th में भी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको क्लियर करके रखेंगे, क्लियर है। तो 13.2 के अंदर आप क्वेश्चंस को बना के लाएंगे, ठीक है। और कंसेप्ट जब हम लोग डील कर लेंगे हर एक यूनिट का, तो फिर हम लोग कुछ हॉट क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन साथ साथ बेटा आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को बनाना सीखें, ठीक है। ओके।